हेलो, वेलकम टू SIT क्लासेस। माय नेम इज़ शक्ति और आज के लेक्चर में हम यहाँ पे नीट 2020 का जो फिज़िक्स पेपर है उसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे। ओके, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। अ सीरीज LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi by 3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3 between the current and voltage. The power factor of this circuit is ओके तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं tan phi is basically equal to XL minus XC अपॉन R। ओके तो जब हम क्या कर रहे हैं, जब L को रिमूव कर रहे हैं तो सर्किट में क्या है, सिर्फ कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर है। तो ऐसे में तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर। टेन पाई बाई 3 का वैल्यू हो गया √3 और ये आर हो गया ऐसे मल्टीप्लाई, तो दैट इज इक्वल टू एक्स सी। ओके, अब जब तुम्हारा सर्किट में से जब हम सी को रिमूव कर रहे हैं तो सर्किट में क्या रह गया, सिर्फ इंडक्टर रह गया, सिर्फ इंडक्टर रह गया। तो ऐसे में फिर से क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर। तो इसको फिर से सॉल्व करके लिख सकते हैं, तुम्हारा √3 आर इज इक्वल टू एक्स एल। ठीक है, तो एक्स एल और एक्स सी के वैल्यू से हम ये सब समझ गए कि ये तुम्हारा रेजोनेंस में है। ठीक है, ये तुम्हारा रेजोनेंस में है। तो ऐसे में tan फाई विल बी इक्वल टू क्या था, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर था, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो ये हो गया ज़ीरो। तो बेसिकली फाई तुम्हारा हो गया ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से फिर तुम्हारा क्या पूछा गया, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, कॉस फाई का वैल्यू ज़ीरो है तो दैट इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। A wire of length L, area of cross section A, is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when M mass is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is okay, तो Young's modulus होता है Y is equal to stress upon strain। ठीक है, अब जो तुम्हारा स्ट्रेस है, दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। वायर के अंदर में तुम्हारा टी फोर्स एक्ट कर रहा है अपॉन एरिया, और स्ट्रेन तुम्हारा हो गया, स्ट्रेन तुम्हारा हो गया डेल एल अपॉन एल। ठीक है, और टी इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं क्योंकि एम मास को हैंग किए हैं। ओके, तो सारे वैल्यूज डाल दो, वाई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन एरिया, और यहाँ पे स्ट्रेन का डेल एल इंटू एल। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, एम जी अपॉन एल अपॉन एरिया, और ये तुम्हारा हो जाएगा एल वन माइनस एल। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। A long solenoid 50 centimeter length having 100 turns carries a current of 2.5 amperes. The magnetic field at the center of the solenoid will be। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो तुम्हारा फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो म्यू नॉट हो गया तुम्हारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारा क्या हो गया, 100 टर्न्स है 50 सेंटीमीटर लेंथ में, तो 50 को सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 1/2 एन हो गया, और आई तुम्हारा दिया 2.5, आई तुम्हारा है 2.5। सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये तुम्हारा 2 है, तो इंटू 200 इंटू 2.5। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं 4 इंटू 2.5 तुम्हारा हो जाएगा 10। ठीक है, 10, और 10 इंटू 200 हो गया तुम्हारा 2000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई इंटू जो 1000 है वो तुम्हारा हो गया 10⁻⁻⁴।
2 इंटू पाई तुम्हारा हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism. The angle of prism and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to. तो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा ऐसे करके एक प्रिज्म है, एक एंगल पे तुम्हारा ऐसा करके लाइट इंसिडेंट किया, ये तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से कैसे भी एंगल पे एक रिफ्रैक्ट किया. ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल है. और फिर क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इस सरफेस से नॉर्मली तुम्हारा गया, तो ये 90 डिग्री हो गया. ये तुम्हारा A और यहाँ पे तुम्हारा R1. ठीक है, और यहाँ पे R2 है. तो A को लिख सकते हैं तुम्हारा R1 प्लस R2. ठीक है. R2 यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में तुम्हारा ये जा रहा है अलॉन्ग 90 डिग्री, मतलब अलॉन्ग नॉर्मल जा रहा है. तो R2 तुम्हारा 0 हो गया. तो बेसिकली A इज इक्वल टू R1. अब यहाँ पे देखो, एयर से लाइट जो है वो तुम्हारा प्रिज्म के अंदर जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा म्यू है. ओके. तो इस इंटरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगा लें तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1. फॉर स्मॉल एंगल्स क्या लिख सकते हैं, I is equal to mu R1 and R1 is equal to A, so I is equal to mu A. Option 2 is the correct option. In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volts throughout. The magnitude of electric field in this region will be. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स. ठीक है. यहाँ पे V जो है वो तुम्हारा 5 वोल्ट थ्रू आउट है, मतलब V तुम्हारा कांस्टेंट है. तो जब V तुम्हारा कांस्टेंट हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0. ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड. ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो तुम्हारा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है, हैवियर के लिए नहीं, तो तुम्हारा इसके लिए वैलिड नहीं होगा. ओके. लाइट विथ एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, मतलब सारा जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is. ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 20 वॉट्स पर सेंटीमीटर तुम्हारा दिया हुआ है. ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में तुम्हारा कितना मतलब एनर्जी तुम्हारा आया. ठीक है, कितना एनर्जी आया, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 20 इंटू 20. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 400. तो इतना क्या, ये तुम्हारा वॉट्स में है, तो बेसिकली क्या हो गया, एक सेकंड में इतना एनर्जी आया. ठीक है, तो बेसिकली एक मिनट में अब कितना आ जाएगा, तो 60 इंटू 400. ठीक है, तो आ गया तुम्हारा 24 इंटू 10⁻³ जूल्स. ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt if the de Broglie wavelength of electron is 1.227 into 10⁻⁻² nanometers. Okay, the potential differences. तो ये सीधा सीधी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं. लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ V. ओके, तो यहाँ पे तो हमें V निकालना है. ठीक है, V विल बी इक्वल टू 1.227 अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर. ठीक है,
लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, बस यहाँ पे वैल्यू डाल करके इसे बस सॉल्व कर लेना है। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो v का वैल्यू जो होगा वो क्लोज टू 10⁴ वोल्ट्स आएगा सॉल्व करने पे। ओके, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस वैल्यू डाल करके सॉल्व करना है, इसलिए इसको हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। A body weighs 72 newtons on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of earth? ठीक है, तो g dash will be equal to gm upon r plus h का होल स्क्वायर। h यहाँ पे क्या है, h इज इक्वल टू r बाई 2, तो क्या हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 3r/2 का होल स्क्वायर। इसको ये कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो जी एम बाई 9r² ये होगा। ठीक है, अब हमें पता है जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से जी डैश इज इक्वल टू 4/9 g। तो बेसिकली सरफेस, अब दोनों तरफ अगर मास मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि तुम्हारा दिया हुआ है 72 न्यूटन। तो एट एन सर्टेन हाइट ये तुम्हारा हो गया, मान लो डब्ल्यू डैश, तो डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल टू 4/9 इंटू 72। ठीक है, तो ये क्या 8 और यहाँ तक हो गया 32 न्यूटन्स। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। Which one of the following graph represents variation of resistivity with temperature for copper? ठीक है, ये पूरा सीधा एनसीईआरटी से उठ करके आया है ये। ठीक है, तुम्हारा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारा रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स वो तुम्हारा बढ़ता है। ठीक है, light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? Okay, तो तुम्हारा म्यू नॉट मान लो है तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अभी किस फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक कर रहा है, पहले 1.5 म्यू नॉट, यहाँ पे दिया 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर क्या बोला गया है कि इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा तो कितना हो गया 0.75 म्यू नॉट। ठीक है, नाउ 0.75 म्यू नॉट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसे में तुम्हारा क्या होगा, कोई करंट बाहर नहीं निकलेगा, तो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of current in the circuit is। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो सारे वैल्यूज डाल दो, 1/ओमेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 पाई म्यू इंटू सी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो 50 और यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 100 पाई, और C का वैल्यू हो गया 40 माइक्रोफैरड्स, तो 40 इंटू 40 इंटू 10⁶, ये तुम्हारा हो गया XC का वैल्यू। ठीक है, और IRMS विल बी इक्वल टू VRMS अपॉन XC। ठीक है, और VRMS के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा पीक वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 200 वोल्ट्स, तो 200 अपॉन √2। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम्हारा XC का वैल्यू डाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁶, और बाकी ये सारे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 100 पाई इंटू 40। ओके, तो यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ को, ठीक है, कैंसिल आउट करके सॉल्व करोगे 2.5 एम्पियर्स आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। Assume that light
of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meters. तो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी. ठीक है, और यहाँ पे देखो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं. ठीक है, 600 नैनोमीटर्स तुम्हारा वेवलेंथ हो गया और तुम्हारा डायमीटर हो गया 2. ठीक है, तो 1.22 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 2. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 300. ये तुम्हारा हो गया 300. ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 3.66 और ये इधर चल गया इंटू 10⁻⁷. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meters per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meters per second. The height of the tower is. ठीक है, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो, बात बराबर है. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर लेते हैं. mgh विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू तुम्हारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² माइनस u स्क्वायर. ठीक है, m कैंसिल कर लो, हमें हाइट चाहिए, तो h इज इक्वल टू g 1/2g v² माइनस u स्क्वायर. और सारे वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं तो सब डाल दो. 1/20 g का वैल्यू 10 ले लिए और तुम्हारा क्या है 20 है और 80 है. ओके, तो 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. 80 स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा 6400 और ये तुम्हारा 400, तो हो गया तुम्हारा ऊपर में 6000. ठीक है, ऊपर में तुम्हारा हो गया 6000 अपॉन 20, तो आ गया तुम्हारा 2 और ये कैंसिल करके 300 मीटर. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal. ठीक है, 249 kilopascal and temperature 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो उसका डेंसिटी निकालना है. ठीक है, तो हमें पता है आइडियल गैस मतलब गैस इक्वेशन से तुम्हारा फॉर्मूला P m नॉट इज इक्वल टू रो आर टी. ठीक है, तो अब हमें यहाँ से बेसिकली डेंसिटी निकालना है. रो इज इक्वल टू पी एम नॉट अपॉन आर टी. ठीक है, तो सारे वैल्यूज डाल दो यहाँ पे. 249 इंटू 10⁻3. ठीक है, इंटू ये मॉलिकुलर मास तुम्हारा इसका हाइड्रोजन का हो गया 2 इंटू 10⁻³ kgs में अपॉन आर तुम्हारा हो जाएगा 8.3 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस जो कि है तुम्हारा 300 डिग्री. ठीक है, 300 केल्विन. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 kg पर मीटर क्यूब. 0.2 kg पर मीटर क्यूब. When a uranium isotope U-23592 is bombarded with a neutron, it generates, ठीक है, krypton 8936 and 3 न्यूट्रॉन्स एंड. ठीक है, तो बेसिकली सीधा सीधी इक्वेशन है, सब LHS RHS बैलेंस करते जाना है. 235U92 प्लस 1 न्यूट्रॉन. ठीक है, विल गिव यू, ठीक है, एक ये दिया हुआ है 89 Kr36. ठीक है, प्लस 3 1 न्यूट्रॉन और ये तुम्हारा हो गया 0. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो भी तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे देखो मास नंबर कितना हो गया 89 प्लस 90. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रिमेनिंग तुम्हारा कितना आना चाहिए 235 माइनस 90. ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे 3 है ना, 3 × 1, ठीक है, 3 × 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको कैंसिल करके लिखते हैं, 235 प्लस 3 × 1 माइनस तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 89 प्लस 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 92, 235 माइनस 92, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे तुम्हारा एक और न्यूट्रन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 235 प्लस 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया ये 236 माइनस 92, और ये हम देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 144। तो 144 देखो मास वाला क्या है ये, तो 144 बेरियम, और नीचे का देखोगे 56 प्लस 36 92 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। The increase in the width of depletion region in a PN junction diode is due to, ठीक है। ये जो है, जो तुम्हारा इंक्रीज इन विड्थ जो है वो तुम्हारा रिवर्स बायस के केस में ही वैलिड है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion, तो क्या होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो बेसिकली दोनों हमेशा आउट ऑफ फेज रहते हैं, तो पाई रेडियंस। The iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 amperes per meter. The permeability of the material of the rod is, ठीक है। तो देखो इसका तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। और म्यू आर क्या लिख सकते हैं, +1, ठीक। तो यहाँ पे देखो ससेप्टेबिलिटी तुम्हारे पास दिया हुआ है 599, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी तुम्हारा दिया है 599, तो यहाँ से म्यू आर क्या हो जाएगा 599 + 1 600, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें सीधा यहाँ से म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू ये कितना हो गया 600, ठीक है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2400 हो जा रहा है। तो 24 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर जो है इसको पाई रख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 10⁻⁻5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2.4 में है, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा 2.4 करने में, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2. R1 is equal to 1.5 times R2 through 1 Kelvin R in ratio, ठीक है। तो देखो Q is equal to MC डेल्टा T होता है, ठीक है। अब चूंकि तुम्हारा मतलब दोनों को तुम्हारा 1 केल्विन के टेम्परेचर से ही रेस करना है, ठीक है। और सी दोनों बॉडीज़ के लिए, क्योंकि दोनों कॉपर के बने हुए हैं, तो सी दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो बेसिकली एम यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। और चूंकि तुम्हारा देखो रेडियस अलग अलग है, तो मास का रेडियस के साथ रिलेशन देखते हैं। नाउ मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं, क्यू किस पे डिपेंडेंट है, मास पे, मास डिपेंडेंट है वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम डिपेंडेंट है आर क्यूब पे। तो बेसिकली क्यू जो हो गया वो तुम्हारा सीधा सीधी डिपेंडेंट है आर क्यूब पे, ठीक है। तो अब सीधा इक्वेशन लिख लो, Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। R1/R2 इज इक्वल टू 1.5 का होल क्यूब। तो इसे लिख सकते हैं 3/2 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 27/8, ठीक है।
ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of the massless string. The string passes over pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is. ठीक है, तो इसका सीधा सीधी इक्वेशन लिख सकते हैं. देखो ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे करके a इस तरफ और ये ऊपर की तरफ जाएगा a ऐसे. तो नीचे की तरफ ये क्या हो गया 6 और ये ऊपर की तरफ जा रहा है -4 इंटू जी अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा 6 + 4. ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/10, तो g/5. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. The mean free path for a gas with molecular diameter and number density n can be expressed as. तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. A short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to the power minus 9 coulombs meter. The electric potential due to dipole at a point at a distance 0.6 meter from the center of dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis. तो बेसिकली V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तुम्हारा KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो V इज इक्वल टू K तुम्हारा हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9. डाइपोल जो है उसका हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर -9 cos 60 है ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60, तो ये तुम्हारा हो गया 1/2 और r तुम्हारा कितना दिया 0.6 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0.36. 0.36. ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें देखो 2 और 8, 8 9 ज़ा 72. ठीक है, ये और ये कैंसिल हुआ 8 9 ज़ा 72 और क्या, तो बेसिकली क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 72/0.36. तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आएगा 200 वोल्ट्स. तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर. ठीक है, तो स्ट्रेस तुम्हारा क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन Lt-2 अपॉन एरिया क्या हो जाएगा L². तो ये ऊपर गया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो ये आ गया. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. The energy required to break one bond in DNA is 10 to the power minus 20 joules. This value in EV is nearly. तो ये तो मतलब फिजिक्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये सीधा 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 joules is equal to 1 EV. ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 to the power minus 19 EV. ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा लो. अब हमें 10 to the power minus 20 जूल्स के लिए चाहिए, तो 10 to the power minus 20 जूल्स will be equal to 10 to the power minus 20 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. ठीक है, ये तुम्हारा 0.625 होता है और ये ऊपर चल जाएगा तो तुम्हारा इसका वैल्यू 1/1.6.625 और ये तुम्हारा ऊपर चल जाएगा -1, तो तुम्हारा 0.06. ठीक है, इन अ गिटार two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be. ठीक है, तो देखो when tension in B is slightly decreased, तो जब हम tension B में slightly decrease कर रहे हैं तो ऐसे में जो इसका फ्रीक्वेंसी है, जो इसका फ्रीक्वेंसी है बी का वो भी तुम्हारा डिक्रीज हुआ. तो ऐसे में बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया इंक्रीज हो गया. बीट फ्रीक्वेंसी
ऐसे में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि b का जो है उसका लीस्ट वैल्यू है। ठीक है, लीस्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, तो b तुम्हारा हो गया नीचे, तो a तुम्हारा कहाँ होगा, a तुम्हारा ऊपर होगा, और a का देखो दिया हुआ है, ये तुम्हारा हो गया 530 हर्ट्स। ठीक है, और बीट्स तुम्हारा कितना था, 6 हर्ट्स का था। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का बेसिकली डिफरेंस तुम्हारा 6 हर्ट्स दिया हुआ है, तो इसका ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 524 हर्ट्स। ठीक है, तो 524, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। ठीक है, येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड, द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर। ओके, तो ओके, तो सीधा देख लो, येलो तुम्हारा कितना आ रहा है, 4 हो गया, वायलेट तुम्हारा कितना है, 7 आ गया, तो तुम्हारा क्या हो गया, 47। ठीक है, इनटू उसके बाद फिर तुम्हारा ब्राउन तुम्हारा है 1, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 1। अब उसके बाद टॉलरेंस प्लस माइनस तुम्हारा क्या, गोल्ड, जो कि तुम्हारा हो गया 5। ओके, द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर एन इंटरफेस शुड बी, तो फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, ठीक है, ग्लास एयर इंटरफेस इसका वैल्यू होता है तुम्हारा 56 टू 57 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि वो ये जो है, ये वैल्यू 45 टू 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, 6 माइक्रोफैरड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स, ठीक है, तो तुम्हारा न्यू कैपेसिटेंस कितना बन जा रहा है, 30 माइक्रोफैरड। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद तुम्हारा जो भी तुम्हारा कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला है तुम्हारा के सी नॉट, तो बेसिकली के तुम्हारा हो गया 5 के बराबर। देखो मतलब सी नॉट का वैल्यू 6 है और ये इसका वैल्यू 30 है। ठीक है, तो बेसिकली क्या, 30 इज इक्वल टू के इंटू 6, तो के इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो के का वैल्यू जब तुम्हारा 5 आ गया, तो बेसिकली अब हमें क्या निकालना है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम निकालना है। तो यार इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट, तो 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके देख सकते हैं, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 44.25 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो हम डेसिमल ऐसे शिफ्ट करें तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0.44 करने पे -10 आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। Find the torque about the origin when a force of 3 j cap acts on a particle whose position vector is ये। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आर वेक्टर जो है, ठीक है, वो देखो पोजीशन ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 k कैप, और फोर्स जो है ये तुम्हारा दिया है 3 j कैप। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 2k क्रॉस 3j। ठीक है, तो k क्रॉस j हो जाता है तुम्हारा -i, तो और 2 3 यहाँ पे 6, तो i, टॉर्क तो वो ये हो गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। A resistance wire is connected in the left gap of a meter bridge, balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then
द लेंथ ऑफ 1 ohm ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट अपॉन राइट का जो रेशियो है, ठीक है, लेफ्ट अपॉन राइट का देखो, लेफ्ट में तुम्हारा आर सिंपली एक है, तो आर अपॉन 10 ये जो रेशियो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3:2 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। आर कितना हो जाएगा, 2 5 3 15 ओम्स। ठीक है, तो मेरे पास ये 15 ओम्स आ गया। अब ये जो आर है इसका लेंथ, ये जो आर जो भी रेजिस्टेंस वायर था इसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर्स, और इस 1.5 मीटर्स लेंथ का तुम्हारा रेजिस्टेंस है 15 ओम्स। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि 1 ओम जो भी रेजिस्टेंस होगा इसका, ठीक है, उसका लेंथ कितना होगा। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट 15 ओम रेजिस्टेंस का लेंथ कितना है, 1.5 मीटर्स है। तो 1 ओम का तुम्हारा लेंथ कितना हो जाएगा, 1.5 अपॉन 15। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से ऐसे करके सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। For transistor action, which of the following statements is correct? Base, emitter and collector regions should be of same size. नहीं, ये गलत है। Both emitter junction as well as the collector junction is forward bias। नहीं, एक तुम्हारा forward एक तुम्हारा reverse bias में रहता है। ठीक है। The base region must be very thin and lightly doped। ये तुम्हारा सही है। Base, emitter and collector regions should have same doping concentration। नहीं, गलत है, emitter में ज़्यादा होता है। The ratio of contributions made by electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एक EM जो वेव है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है, ठीक है, उसमें एनर्जी इक्वली डिवाइडेड रहता है। ठीक है, एनर्जी दोनों में हाफ हाफ डिवाइडेड रहता है, हाफ हाफ डिवाइडेड रहता है। ओके, तो ऐसे में जो इंटेंसिटी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो इंटेंसिटी भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो भी ऐसे इक्वली हाफ हाफ में डिवाइडेड रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। A charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 to the power minus 4 meters per second in an electric field of 3 into 10 to the power minus 10 has mobility of। तो मोबिलिटी निकालना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये देख सकते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2.5 टाइम्स। ठीक है, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर ये ऊपर चल गया 6। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of sphere? ठीक है, तो रेडियस इसका है 10 सेंटीमीटर और हमें कितने डिस्टेंस पे देखना है, 15 सेंटीमीटर पे देखना है। तो जो पॉइंट है स्फीयर के बाहर जा रहा है। तो स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री से तो हम क्या ये चार्ज है इसको सेंटर पे मान सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर तुम्हारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा फॉर्मूला लिख देते हैं, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्यू जो चार्ज है वो तुम्हारा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 अपॉन आर जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब को सारे वैल्यूज तो लिख दिए हैं, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5। Taking the account of significant figures,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099? ठीक है, तो 9.99 माइनस 0.0099, ओके। तो इसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 9.9801, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट में देखेंगे तो बेसिकली 2, तो यहाँ पर हम राइट साइड में 2 डिजिट ही लेंगे, तो 9.98, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। In Young's double-slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent source is doubled, then fringe width becomes, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो फ्रिंज विड्थ का, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया डबल हो रहा है और ये तुम्हारा कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स तुम्हारा बी नॉट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 4 टाइम्स, ऑप्शन 2 is the correct option. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is, ये कौन सा प्रोसेस है, तो ऐसे करके ये तुम्हारा कंपार्टमेंट है और ये तुम्हारा थर्मली इंसुलेटेड है, इन दोनों के बीच में ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारा ऐसे करके स्टॉप कॉक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे तुम्हारा बी और यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम स्टॉप कॉक खोलेंगे तो विदाउट एनी हिंडरेंस, बी कोई हिंडरेंस नहीं दे रहा है, गैस अपने आप ऐसे करके विदाउट हिंडरेंस तुम्हारा वर्क कर रहा है, ऊपर से थर्मली इंसुलेटेड है। तो बेसिकली मतलब जो भी हीट या फिर जो भी एनर्जी है वो बेसिकली अंदर ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बेसिकली एनर्जी तुम्हारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पे अंदर। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस एस, ठीक है। तो E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 0.5 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लिए इंटू सी स्क्वायर, सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट 9 इंटू 10⁻16, सीधा 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर कर दिया सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 9 3 4.5 और यहाँ पे 6 और 3 तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है 13, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of water in the capillary is 5 grams. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube will be, ठीक है। तो देखो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो तुम्हारा हाइट ऑफ वाटर जो ऊपर आता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो सेकंड केस में जब तुम्हारा 2r रेडियस वाला कैपिलरी ट्यूब जब इमर्स कर रहे हैं, ठीक है, जब रेडियस तुम्हारा 2r हो जा रहा है तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट तुम्हारा आधा हो जाएगा, ठीक है, h/2 हाइट तक जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास एक केस है जहाँ पे हाइट यहाँ पे h हाइट तक है, पानी क्या है, और सेकंड केस है जहाँ पे तुम्हारा h/2 हाइट तक तुम्हारा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है, हमें सिंपली मास निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली देख लो कि इन दोनों में वॉल्यूम का कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकंड। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 के लिए पाई आर स्क्वायर एच, और V2 के लिए क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पे क्या रेडियस तुम्हारा 2r हो गया था, है ना, तो 2r का स्क्वायर इंटू एच कितना है, h/2। तो यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर h/2, ये कैंसिल हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तुम्हारा हो गया V2, देख सकते हैं दैट V2 इज इक्वल टू ट्वाइस V1। वाटर का डेंसिटी तो तुम्हारा इस यहाँ पे जो डेंसिटी है यहाँ भी वही डेंसिटी है, ठीक है। तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, मास तुम्हारा हो गया डबल ऑफ मास 1, और यहाँ पे इनिशियली मास कितना 5 ग्राम प्रेजेंट था, तो सेकंड वाले में कितना हो जाएगा 10 ग्राम्स प्रेजेंट होगा।
A screw gauge has least count of 0.01 millimeters and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch, ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो लीस्ट काउंट तुम्हारा 0.01 हो गया, पिच हमें निकालना है सर्कुलर स्केल डिवीजन 50, ठीक है। तो पिच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर्स। ओके, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। तो अगर मान लो यहाँ पे 0 0 हुआ तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट, यहाँ 1 1 और ये 1 1, तो ये तुम्हारा हो गया नॉर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो 0 0 और 0 कौन दे रहा है, 0 0 0 ये हो सकता है, 0 0 1 ये नहीं होगा, 0 0 1 ये भी नहीं होगा, 0 0 0 ये हो सकता है। तब ऑप्शन 1 और 4 में डिस्टिंग्विश करते हैं कौन सा। तो एक और ले लेते हैं तुम्हारा, मान लो तुम्हारा 0 और 1, ठीक है। तो इस केस में 0 का हो गया 1 और 1 का यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। अब तुम्हारा 1 और 0 नॉर कंडीशन में तुम्हारा फिर से ये तुम्हारा 0 ही देगा। तो इस केस में तुम्हारा क्या, 0 और 1 यहाँ पे 0 देना चाहिए, 0 1 यहाँ 1 दे रहा है, ये गलत है, 0 1 यहाँ 0 दे रहा है, तो ये सही है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। The average thermal energy of a monoatomic gas is, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो तुम्हारा मतलब एनर्जी होता है पर मॉलिक्यूल, तो वो तुम्हारा F/2 kT होता है, ठीक है। और फॉर तुम्हारा मोनोएटॉमिक, फॉर मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए तुम्हारा कितना एनर्जी हो जाएगा, 3/2 kT, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो देखो जो इस केस में जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनका तो डेफिनेटली नेगेटिव होता है, ठीक है। पर तुम्हारा इंसुलेटर्स भी, ठीक है, सारे नहीं पर जैसे मतलब कुछ कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस तुम्हारा तुम्हारा टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव देते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या है कि जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, ठीक है, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो तुम्हारा डिक्रीज हो, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का नेगेटिव होने का ये मतलब है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या है कि ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है और ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है। इनके बीच में अच्छा खासा गैप रहता है। तो एनर्जी बढ़ाने पे हीट गेन करके कंडक्शन मतलब वैलेंस बैंड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में जंप कर लेते हैं और फिर यहाँ से फिर कंडक्शन आसानी से हो पाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा अंडर सर्टेन कंडीशंस मतलब तुम्हारा वैलेंस बैंड से तुम्हारा कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और फिर कंडक्शन होता है। तो उन सब के लिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा। तो उन सब के लिए भले वो इंसुलेटर हो, भले वो इंसुलेटर हो, ठीक है, पर अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डायलेमा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स तो हमेशा नेगेटिव होता है, इंसुलेटर्स सर्टेन कंडीशंस में और वो भी कुछ कुछ। तो देखा जाए यहाँ पे इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स लाइक टू बी श्योर। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है जो कि इस साल आया है। टू पार्टिकल्स two particles 5 kg and 10 kg respectively are attached to two ends of a rigid rod of length 1 meters with negligible mass. The center of mass of the system from 5 kg particle is nearly at a distance of, ये तुम्हारा 5 kg है ना, और यहाँ से तुम्हारा ऐसे करके ये तुम्हारा हो गया 10 kg, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होगा उसका लिख सकते हैं d इज इक्वल टू m1d अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे इसके यहाँ से देख रहे हैं तो 10 इंटू और इनके बीच का तुम्हारा डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 10 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 10,
प्लस 5, तो दैट इज इक्वल टू 10/15, तो क्या हो गया 2/3 मीटर्स, 2/3 मीटर्स, तो दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल्स टू 67 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था तुम्हारा नीट 2020, नीट 2020 एग्ज़ाम का डिटेल्ड सोल्यूशन। आई होप कि ये सोल्यूशन देख करके तुम्हें मदद मिला होगा, और अगर तुम्हें हेल्प हुआ कुछ भी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बता दो कि इफ़ दिस वीडियो सोल्यूशन हेल्प्ड यू और नॉट। माय नेम इज़ शक्ति एंड आई एम एन IIT खड़गपुर ग्रेजुएट, और मैं पिछले 5-6 सालों से स्टूडेंट्स को फिज़िक्स की तैयारी करने में मदद करता हूँ फॉर वेरियस कंपटीशन एग्जामिनेशंस। और इस चैनल में मैं फ्री में लेक्चर्स, स्टडी नोट्स और टेस्ट्स भी हम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। स्टडी नोट्स और टेस्ट्स भी हम सब फ्री में प्रोवाइड करते हैं ताकि तुम सबका एकेडमिक इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चैनल विच विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर academics then this is the right channel for you। यहाँ पे हम तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे और साथ में फ्री में टेस्ट करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, वहाँ पर भी कुछ डेमो टेस्ट और ये जो नीट 2020 था इसका क्वेश्चन पेपर का भी जो लिंक है टेस्ट के फॉर्म में वो भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सारे सॉफ्ट कॉपी तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक करते रहना। ओके, एंड once again do subscribe to this channel and also tell your friends about it। This is Shakti from SIT classes। Thank you for this lecture। Thank you again।